आज की इस खास चर्चा में स्वागत है। हमारे सामने कुछ दिलचस्प स्रोत हैं। कक्षा 6 एनसीईआरटी इतिहास का अध्याय 5, कुछ नोट्स और एक यूट्यूब वीडियो की ट्रांसक्रिप्ट भी है। ये सब प्राचीन भारत में राज्यों, राजाओं और गणराज्यों का जो उदय हुआ उसी पर केंद्रित है। बिल्कुल। और हमारा इरादा है कि इन स्रोतों से जो खास जानकारी है उसे निकालकर समझें। मतलब कि लगभग 3000 साल पहले ये शासक कैसे उभरे, समाज का ताना बाना कैसा था और कैसे छोटी बस्तियां यानी जनपद से बड़े राज्य यानी महाजनपद बने। हाँ, और साथ ही मगध जैसे शक्तिशाली राज्य और वज्जी जैसे वही जो अनोखा गणराज्य था, उनकी कहानियों को भी थोड़ा खंगालेंगे। कोशिश यही रहेगी कि ये जो बदलाव हुए उनका आम लोगों की जिंदगी पर, खेती पर, राजकाज पर क्या असर पड़ा, इसे सरल और दिलचस्प तरीके से समझें। तो चलिए शुरू करते हैं। जरूर, देखते हैं ये स्रोत हमें उस दौर में कैसे ले जाते हैं। तो सबसे पहला सवाल, सबसे बुनियादी सवाल, ये जो राजा का विचार है, ये राजा वाला कॉन्सेप्ट, ये आया कहाँ से? क्या हमेशा से शासक ऐसे ही होते थे? नहीं नहीं, स्रोत बताते हैं कि शुरुआत में शायद ऐसा नहीं था। पहले जो लोग थे, जिन्हें जन कहते थे, वो संभवतः अपने नेता खुद चुनते थे। उन्हें हम सरदार कह सकते हैं शायद। उनके पास न तो कोई बड़ी स्थायी सेना होती थी, न बड़े महल होते थे, और ना ही वो कोई नियमित तौर पर टैक्स मतलब कर वसूलते थे। वो समुदाय के मुखिया जैसे ज्यादा थे। अच्छा, समझ गई। तो फिर ये बड़े राजा, सेना, किले वाला सिस्टम कैसे शुरू हुआ? मतलब कोई खास घटना थी जिसने इसे बदला? हाँ, लगभग 3000 साल पहले एक बड़ा बदलाव दिखने लगता है। कुछ लोग बहुत बड़े और जटिल किस्म के यज्ञ आयोजित करके राजा के तौर पर अपनी पहचान बनाने लगे। ये यज्ञ सिर्फ धार्मिक अनुष्ठान नहीं थे, बल्कि एक तरह से शक्ति प्रदर्शन का जरिया भी बन गए थे। और इन्हीं में से एक था अश्वमेध यज्ञ। इसका जिक्र तो कई जगह आता है। ये क्या था असल में? हाँ, अश्वमेध यज्ञ काफी विस्तृत और क्या कहते हैं सांकेतिक रूप से महत्वपूर्ण था। इसमें एक खास घोड़े को राजा के लोगों की निगरानी में आजाद घूमने के लिए छोड़ दिया जाता था। विचार ये था कि घोड़ा जिन जिन इलाकों से बिना रोक टोक के गुजरेगा, वो सब यज्ञ करने वाले राजा के प्रभाव क्षेत्र में माने जाएंगे। और अगर किसी दूसरे राजा ने उस घोड़े को अपने इलाके में रोक लिया तो इसका सीधा मतलब होता था चुनौती। उसे यज्ञ करने वाले राजा से लड़ाई करनी पड़ती थी। अच्छा। लेकिन अगर उसने घोड़े को जाने दिया तो ये माना जाता था कि उसने यज्ञ करने वाले राजा की श्रेष्ठता स्वीकार कर ली है। फिर इन अधीन राजाओं को यज्ञ में बुलाया जाता होगा शायद, नए उपहार वगैरह लेकर। हाँ हाँ बिल्कुल, उन्हें यज्ञ में आमंत्रित किया जाता था। ये यज्ञ विशेष पुरोहितों द्वारा संपन्न कराए जाते थे, और जो राजा अधीनता स्वीकार करते थे वे यज्ञ करवाने वाले मुख्य राजा के लिए उपहार लेकर आते थे। मुख्य राजा का स्थान सबसे महत्वपूर्ण होता था। कभी कभी उसे बाघ की खाल जैसे विशेष आसन पर बिठाया जाता था, और उसका सारथी, जो युद्ध में उसका साथी होता था, वो यज्ञ के समय उसकी विजय और गुणों का गान करता था। वाह! यानी ये यज्ञ सिर्फ पूजा पाठ नहीं, बल्कि एक तरह से राजनैतिक शक्ति का नक्शा बनाने जैसा था। पर क्या इन यज्ञों के साथ समाज में भी कुछ बदल रहा था? कोई सामाजिक व्यवस्था बन रही थी? निश्चित रूप से। इसी दौर में खासकर गंगा यमुना के मैदानी इलाकों में ऋग्वेद के बाद कई और ग्रंथ लिखे गए, जैसे सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, साथ ही ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक और उपनिषद। इन्हें उत्तर वैदिक ग्रंथ कहते हैं। इनमें सामाजिक नियमों, रिवाजों और अनुष्ठानों का काफी ब्यौरा मिलता है। और यहीं पर वर्ण व्यवस्था की बात आती है ना? बिल्कुल। इन्हीं ग्रंथों के आधार पर पुरोहितों ने समाज को 4 मुख्य वर्गों या वर्णों में बांटने की एक व्यवस्था प्रस्तावित की। यह विभाजन काम के आधार पर बताया गया। हाँ, 4 वर्ण। पहला वर्ण ब्राह्मण। इनका काम वेदों को पढ़ना, पढ़ाना और यज्ञ करना बताया गया। बदले में उन्हें उपहार मिलते थे। दूसरा क्षत्रिय। ये शासक वर्ग थे। इनका काम युद्ध करना और लोगों की सुरक्षा करना था। तीसरा वैश्य या विश्य। इनमें किसान, पशुपालक और व्यापारी शामिल थे। दिलचस्प बात यह है कि क्षत्रियों और वैश्यों दोनों को यज्ञ करने का अधिकार दिया गया था। अच्छा। और चौथा शूद्र। इनका काम बाकी के 3 वर्णों की सेवा करना बताया गया। इन्हें आमतौर पर धार्मिक अनुष्ठान करने या वेद पढ़ने का अधिकार नहीं दिया गया। और इस व्यवस्था में महिलाओं का स्थान कहाँ था? क्या उनके लिए भी नियम थे? स्रोतों से ऐसा लगता है कि ज्यादातर महिलाओं को भी शूद्रों के समान ही माना गया, और उन्हें भी वेदों के अध्ययन का अधिकार नहीं दिया गया।
ये उस समय की सामाजिक सोच को दर्शाता है मतलब। लेकिन क्या ये व्यवस्था सबने आसानी से मान ली थी और क्या ये हमेशा से जन्म पर ही आधारित थी? ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। शुरुआत में शायद ये व्यवस्था कर्म या व्यवसाय पर आधारित रही हो, लेकिन धीरे धीरे, खासकर उत्तर वैदिक काल के अंत तक, ये जन्म पर आधारित होती चली गई। यानी ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण, क्षत्रिय का बेटा क्षत्रिय, इस तरह से। लेकिन इसे लेकर समाज में मतभेद भी थे। अच्छा, मतलब इसका विरोध भी हुआ, किस तरह का? हाँ, कई लोगों ने इस ब्राह्मणवादी वर्ण व्यवस्था को जस का तस स्वीकार नहीं किया। कुछ राजा खुद को पुरोहितों से भी श्रेष्ठ मानते थे। कुछ लोग जन्म के आधार पर वर्ण तय करने को सही नहीं मानते थे। कई लोग व्यवसाय के आधार पर होने वाले भेदभाव के खिलाफ थे। और ये भी ध्यान रखना जरूरी है कि छुआछूत या अस्पृश्यता की जो कठोर अवधारणा हम बाद में देखते हैं, वो इस शुरुआती दौर में नहीं थी। वो बाद में विकसित हुई, जब कुछ खास काम करने वाले समूहों जैसे शिल्पकार, शिकारी या शवों का अंतिम संस्कार करने वालों को समाज से अलग और अछूत माना जाने लगा। और क्या ये व्यवस्था पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में एक जैसी फैली हुई थी या कुछ इलाकों में अलग स्थिति थी? नहीं, ऐसा भी नहीं था। उपमहाद्वीप के कई हिस्से, जैसे कि पूर्वोत्तर के इलाके, वहां सामाजिक और आर्थिक असमानताएं उतनी गहरी नहीं थी और वहां पुरोहितों का प्रभाव भी काफी सीमित था। तो ये कोई एक समान पूरे भारत पर लागू होने वाली व्यवस्था नहीं थी। समझ गए। चलिए वापस राजाओं पर आते हैं। आपने बताया कि यज्ञों से राजा शक्तिशाली हो गए, तो क्या उनके शासन करने के तरीके या उनके राज्य की परिभाषा में भी कुछ बदलाव आया? हाँ, बिल्कुल। अब ये राजा सिर्फ जन यानी अपने कबीले या लोगों के नेता नहीं रहे, बल्कि वे जनपदों के राजा माने जाने लगे। जनपद का सीधा सा मतलब है जन के बसने का जगह। यानी अब राजा का संबंध एक निश्चित भौगोलिक इलाके से जुड़ गया जहां उसके लोग बसते थे। क्या हमें इन जनपदों के होने के सबूत मिलते हैं, जैसे खुदाई वगैरह में? बिल्कुल। पुरातत्व विभाग ने कई जनपदों की बस्तियों की खुदाई की है। दिल्ली का पुराना किला है, उत्तर प्रदेश में मेरठ के पास हस्तिनापुर, एटा जिले में अतरंजी खेड़ा, ये कुछ मशहूर जगह हैं जहां जनपदों के अवशेष मिले हैं। और वहाँ जिंदगी कैसी थी? क्या पता चलता है खुदाई से लोगों के रहन सहन के बारे में? पता चलता है कि लोग आमतौर पर झोंपड़ियों में रहते थे। वे मवेशी और दूसरे जानवर पालते थे, खेती भी करते थे। चावल, गेहूं, जौ, दालें, गन्ना, तिल, सरसों जैसी फसलें उगाते थे। और कोई खास चीज जो इन जनपदों की पहचान हो? बर्तनों वगैरह का जिक्र था शायद। हाँ, एक खास किस्म के मिट्टी के बर्तन इन जगहों से मिले हैं, जिन्हें पुरातत्वविद चित्रित धूसर पात्र या पेंटेड ग्रेवेयर मतलब PGW कहते हैं। ये स्लेटी रंग के बर्तन होते थे, जिन पर काले रंग से सरल रेखाओं या ज्यामितीय डिजाइन बने होते थे। ये काफी पतले, चिकने और सुंदर होते थे। ऐसा अंदाजा लगाया जाता है कि शायद इनका इस्तेमाल खास मौकों पर होता होगा या महत्वपूर्ण लोगों के लिए खाना परोसने में। दिलचस्प। इन्हीं को महाजनपद कहा गया। ये असल में बड़े राज्य थे। महाजनपद? तो इनमें जनपदों के मुकाबले क्या अलग था? क्या सिर्फ आकार में बड़े थे या कुछ और भी? आकार तो बड़ा था ही, साथ ही इनकी संरचना भी ज्यादा विकसित थी। ज्यादातर महाजनपदों की एक राजधानी होती थी और कई राजधानियों की किलेबंदी की जाती थी। मतलब शहर के चारों तरफ लकड़ी, ईंट या पत्थर की ऊंची और मजबूत दीवारें बनाई जाती थी। किलेबंदी, इसके पीछे क्या वजह रही होगी? सुरक्षा? कई वजहें हो सकती हैं। एक तो जाहिर है दूसरे राजाओं के हमलों से सुरक्षा। दूसरा, शायद कुछ राजा अपनी राजधानी के चारों ओर ऐसी भव्य दीवारें बनवाकर अपनी ताकत और अमीरी दिखाना चाहते थे। और तीसरा, ये भी हो सकता है कि किले के अंदर रहने वाली आबादी और पूरे क्षेत्र पर नियंत्रण रखना इस तरह से ज्यादा आसान हो जाता था। तो क्या शासन चलाने के तरीके में भी फर्क आया? सेना वगैरह रखने लगे थे? हाँ, अब राजा बाकायदा अपनी स्थायी सेना रखने लगे थे। सिपाहियों को नियमित तनख्वाह दी जाती थी और पूरे साल रखा जाता था। भुगतान के लिए संभवतः आहत सिक्के इस्तेमाल होते थे, जिन्हें पंच मार्क्ड कॉइन्स कहते हैं। ये धातु के टुकड़े होते थे जिन पर खास निशान या चिन्ह ठप्पा मारकर बनाए जाते थे और इन्हें भारत के शुरुआती सिक्के माने जाता है। तो जाहिर सी बात है, अगर राजा बड़े किले बनवा रहे हैं, स्थायी सेना रख रहे हैं, तो उन्हें अब पहले से कहीं ज्यादा धन की जरूरत पड़ती होगी। सिर्फ लोगों से मिलने वाले तोहफों से तो काम नहीं चल सकता था। बिल्कुल सही कहा आपने। यहीं पर नियमित कर व्यवस्था की जरूरत पड़ी।
अब महाजनपदों के राजा सिर्फ समय समय पर मिलने वाले उपहारों पर निर्भर नहीं रह सकते थे। उन्हें शासन चलाने के लिए नियमित टैक्स या कर वसूलना जरूरी हो गया। किस किस तरह के कर लिए जाते थे? क्या सिर्फ किसानों से? नहीं, करों के कई रूप थे। सबसे जरूरी था फसलों पर लगने वाला कर, क्योंकि ज्यादातर आबादी किसानों की थी। आमतौर पर उपज का छठा हिस्सा, मतलब 16th, कर के रूप में लिया जाता था, जिसे भाग कहते थे। अच्छा, भाग। और किसानों के अलावा? कारीगरों से भी कर लिया जाता था, लेकिन अक्सर श्रम के रूप में। जैसे किसी बुनकर, लोहार या सुनार को महीने में एक दिन राजा के लिए मुफ्त काम करना पड़ता था। पशु पालने वालों को जानवर या उनके उत्पाद जैसे दूध, घी, ऊन उसके रूप में कर देना होता था। व्यापारियों को सामान खरीदने और बेचने पर टैक्स देना पड़ता था। यहाँ तक कि जंगलों में रहने वाले शिकारी और संग्राहकों को भी जंगल से मिली चीजें जैसे शहद, लकड़ी या जड़ी बूटी राजा को कर के रूप में देनी पड़ती थी। आपने कहा कि ज्यादातर लोग किसान थे, तो क्या खेती करने के तरीकों में भी कोई बदलाव आ रहा था इस दौरान, जिसने शायद इस पूरी व्यवस्था को सपोर्ट किया हो? हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। इसी महाजनपद काल में खेती में दो बड़े क्रांतिकारी बदलाव आए। पहला, हल में लकड़ी के फाल की जगह लोहे के फाल का इस्तेमाल शुरू हुआ। लोहे का फाल ज्यादा सख्त जमीन को भी आसानी से जोत सकता था। इससे जुताई गहरी होने लगी और पैदावार बढ़ी। अच्छा, लोहे का इस्तेमाल। और दूसरा बड़ा बदलाव क्या था? दूसरा था धान उगाने के तरीके में बदलाव। पहले लोग खेतों में धान के बीज ऐसे ही बिखेर देते थे, लेकिन अब लोगों ने एक नई तकनीक अपनाई। धान की पौध तैयार करके उसे खेतों में रोपना, ट्रांसप्लांटेशन जिसे कहते हैं। इस तरीके में मेहनत ज्यादा लगती थी, लेकिन फायदा यह था कि पहले के मुकाबले कई ज्यादा पौधे जिंदा बचते थे, जिससे धान की पैदावार कई गुना बढ़ गई। लेकिन ये रोपाई का काम तो काफी मुश्किल रहा होगा। कौन करता था ये सब? हाँ, ये कमर तोड़ मेहनत का काम था, और ये काम अक्सर दास दासियां या फिर ऐसे खेतीहर मजदूर करते थे जिनके पास अपनी जमीन नहीं होती थी, जिन्हें कम्मकार कहा जाता था। अच्छा। लेकिन इन दोनों बदलावों, लोहे का हल और धान की रोपाई ने मिलकर कृषि उत्पादन में जबरदस्त वृद्धि की, और यही बढ़ी हुई पैदावार वो आधार बनी जिसने राजाओं को नियमित कर वसूलने, बड़ी सेना रखने और राज्यों का विस्तार करने में सक्षम बनाया। ये एक तरह से महाजनपदों के उदय का आर्थिक इंजन था। ये तो वाकई दिलचस्प कड़ी है। खेती में तकनीक, फिर ज्यादा अनाज, उससे ज्यादा टैक्स, और फिर ज्यादा शक्तिशाली राज्य। चलिए अब कुछ खास महाजनपदों की बात करते हैं। मगध का नाम बार बार आता है। क्या खास बात थी मगध में कि वो इतना ताकतवर बन गया? हाँ, मगध कुछ ही समय में, करीब 200 सालों के अंदर ही सबसे महत्वपूर्ण महाजनपद के रूप में उभर कर आया। इसकी कई भौगोलिक वजहें थीं। एक तो गंगा और सोन जैसी बड़ी नदियां मगध से होकर बहती थीं। इनसे यातायात आसान होता था, पानी की सप्लाई बनी रहती थी, और नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी से जमीन बहुत उपजाऊ थी। नदियों का फायदा। और क्या प्राकृतिक संसाधन थे वहां? जंगल वगैरह? मगध का एक बड़ा हिस्सा जंगलों से ढका था। इन जंगलों से सेना के लिए हाथी आसानी से मिल जाते थे, जिन्हें पकड़कर ट्रेनिंग दी जाती थी। साथ ही घर, गाड़ियां और रथ बनाने के लिए बढ़िया लकड़ी भी इन्हीं जंगलों से मिलती थी। शायद धातु भी मिलती होगी, जैसे लोहा। बिल्कुल, मगध के इलाके में लोहे की खदानें थीं। लोहा मिलने से मजबूत औजार और हथियार बनाना आसान हो गया। ये सब चीजें, नदियां, उपजाऊ जमीन, जंगल, हाथी, लकड़ी और लोहा, मगध के लिए एक तरह से वरदान साबित हुए। और वहां के राजा भी काफी महत्वाकांक्षी थे। बिंबिसार, अजातशत्रु। निश्चित रूप से बिंबिसार और उनके पुत्र अजातशत्रु या अजातशत्रु जैसे बहुत ही योग्य और ताकतवर शासक हुए। उन्होंने मगध की शक्ति बढ़ाने के लिए हर तरीका अपनाया। दूसरे जनपदों पर हमला करना, उनसे वैवाहिक संबंध बनाना, कूटनीति का इस्तेमाल करना। बाद में महापद्मनंद जैसे शासक ने तो मगध साम्राज्य को उत्तर पश्चिम तक फैला दिया। मगध की राजधानी कहाँ थी? क्या वो बदलती रही? शुरुआती राजधानी राजगृह थी, जो आज के बिहार में राजगीर कहलाता है। ये पहाड़ियों से घिरा एक सुरक्षित शहर था। बाद में राजधानी पाटलिपुत्र बनाई गई, जो आज का पटना शहर है। ये गंडा और सोन नदियों के संगम पर बसा था, जो सामरिक और व्यापारिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण जगह थी। एक कहानी ये भी सुनी है कि मैसेडोनिया का राजा सिकंदर भी मगध की ताकत देखकर डर गया था। उसके सैनिक आगे नहीं बढ़े। हाँ, ये बात करीब 2300 साल पुरानी है। सिकंदर अपनी विश्व विजय की मुहिम में पश्चिमी एशिया और मिस्र को जीतता हुआ भारतीय उपमहाद्वीप में व्यास नदी तक पहुंच गया था। वो पूर्व की ओर यानी मगध की तरफ बढ़ना चाहता था, लेकिन उसके सिपाहियों ने आगे बढ़ने से इनकार कर दिया।
कहते हैं कि वो मगध के शासकों की विशाल सेना, जिसमें हजारों पैदल सैनिक, रथ और सबसे ज्यादा डराने वाले वो युद्ध के लिए प्रशिक्षित हाथी शामिल थे, उनकी कहानियां सुनकर डर गए थे। तो मगध एक शक्तिशाली राजतंत्र था, लेकिन इसके पास ही और एक राज्य था, वज्जी, जहां का सिस्टम बिल्कुल अलग था, गणराज्य जैसा कुछ। हाँ, मगध के प्रासी वज्जी राज्य था, जिसकी राजधानी वैशाली, आज के बिहार में थी। वहां शासन का तरीका मगध से बिल्कुल अलग था। उसे गण या संघ कहा जाता था। गण या संघ, इसका क्या मतलब हुआ? मतलब एक राजा नहीं? गण शब्द का मतलब होता है कई सदस्यों वाला समूह, और संघ का मतलब होता है संगठन या सभा। गण या संघ में कोई एक राजा नहीं होता था, बल्कि कई शासक होते थे। कभी कभी तो हजारों लोग एक साथ शासन करते थे, और हर एक व्यक्ति राजा कहलाता था। हजारों राजा? तो फिर फैसले कैसे होते थे वहां? ये सभी राजा मिलकर अनुष्ठान करते थे। वे नियमित रूप से सभाओं में मिलते थे और किसी भी मुद्दे पर बातचीत, बहस और वोटिंग के जरिए फैसला करते थे। जैसे कि अगर किसी दुश्मन ने हमला कर दिया तो उसे कैसे निपटना है, इस पर सब मिलकर चर्चा करते थे। लेकिन क्या समाज के सभी लोग इन सभाओं में हिस्सा ले सकते थे? महिलाएं, दास? नहीं, यहाँ भी कुछ सीमाएं थीं। महिलाओं को इन सभाओं में शामिल होने की इजाजत नहीं थी। इसी तरह दासों और कम्मकारों, मतलब भूमिहीन खेतीहर मजदूरों को भी इसमें भाग लेने का अधिकार नहीं था। ये दिलचस्प है कि बुद्ध और महावीर दोनों का संबंध इन्हीं गण या संघों से था। हाँ, ये एक महत्वपूर्ण तथ्य है। बुद्ध और महावीर दोनों क्षत्रिय राजकुमार थे और उनका जन्म इन्हीं गणराज्यों में हुआ था। बौद्ध धर्म के ग्रंथ दीर्घ निकाय में वज्जी संघ के कामकाज और जीवन का अच्छा वर्णन मिलता है। मगध के राजा अजातशत्रु की वज्जी पर नजर थी, है ना? वो जीतना चाहता था उसे। हाँ, अजातशत्रु वज्जी संघ को जीतना चाहता था। उसने इस बारे में सलाह लेने के लिए अपने एक मंत्री वस्सकार को बुद्ध के पास भेजा था। बुद्ध ने सीधे हाँ या ना कहने के बजाय पूछा कि क्या वज्जी लोग नियमित रूप से सभाएं करते हैं, क्या वो मिलजुल कर काम करते हैं, क्या वे अपने पारंपरिक नियमों का पालन करते हैं, क्या वे बड़ों का सम्मान करते हैं, क्या वे महिलाओं के साथ जोर जबरदस्ती तो नहीं करते, क्या वे अपने पूजा स्थलों यानी चैत्यों का ध्यान रखते हैं, और क्या वे सभी धर्मों के संतों का आदर करते हैं और उनके आने जाने पर रोक नहीं लगाते। और जब वस्सकार ने कहा कि हाँ, वो ये सब करते हैं, तो बुद्ध ने कहा कि जब तक वज्जी लोग इन उसूलों पर चलते रहेंगे, तब तक उनकी तरक्की होती रहेगी और उन्हें कोई हरा नहीं पाएगा। बुद्ध का इशारा साफ था कि वज्जी की ताकत उनकी एकता और नियमों के पालन में थी। तो क्या हुआ फिर? क्या अजातशत्रु हमला नहीं कर पाया या उसने कोई और तरीका निकाला? अजातशत्रु ने बाद में कूटनीति और शायद फूट डालकर वज्जी संघ को कमजोर किया, लेकिन ये गणराज्य काफी लंबे समय तक चलते रहे। कई शक्तिशाली राजाओं ने इन्हें जीतने की कोशिश की, पर यह लगभग 1500 साल पहले तक कायम रहे। अंत में गुप्त वंश के शासकों ने इन गणों और संघों को जीतकर अपने साम्राज्य में मिला लिया। वैसे इसी समय के आसपास, जब भारत में ये राज्य और गणराज्य बन रहे थे, दुनिया के एक और कोने में, मतलब यूनान के शहर एथेंस में, एक अलग तरह की शासन व्यवस्था चल रही थी, जिसे हम प्रजातंत्र या लोकतंत्र कहते हैं। एथेंस का लोकतंत्र? हाँ, इसके बारे में सुनाएं। पश्चिमी विचारों में इसका बड़ा जिक्र आता है। वहाँ क्या खास था? ये व्यवस्था भी करीब 2500 साल पहले शुरू हुई और लगभग 200 साल तक चली। इसमें 30 साल से ज्यादा उम्र के उन सभी पुरुषों को नागरिक माना जाता था जो दास नहीं थे। एक बड़ी सभा होती थी जिसमें सभी नागरिक हिस्सा ले सकते थे और महत्वपूर्ण फैसलों पर वोट देते थे। ये सभा साल में कम से कम 40 बार होती थी। अच्छा, 40 बार? हाँ, और सरकारी पद कैसे भरे जाते थे? चुनाव से? नहीं, कई महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्ति चुनाव से नहीं, बल्कि लॉटरी निकालकर की जाती थी। यानी किसी भी योग्य नागरिक का नंबर आ सकता था। सभी नागरिकों से सेना और नौसेना में सेवा देने की उम्मीद भी की जाती थी। लेकिन क्या ये वाकई में सबका तंत्र था? जैसे वज्जी संघ में सीमाएं थीं, क्या एथेंस में भी थीं? बिल्कुल, यही सोचने वाली बात है। एथेंस में औरतों को नागरिक का दर्जा हासिल नहीं था। वे सभा में हिस्सा नहीं ले सकती थीं, वोट नहीं दे सकती थीं। इसी तरह एथेंस में रहने वाले बहुत से विदेशी व्यापारी और कारीगर, उन्हें भी नागरिक अधिकार नहीं थे। और सबसे बड़ी बात, एथेंस की अर्थव्यवस्था का एक बड़ा हिस्सा दासों पर निर्भर था। खदानों में, खेतों में, घरों में काम करने वाले दास, और उन्हें भी कोई नागरिक अधिकार प्राप्त नहीं थे। तो जिसे हम एथेंस का महान लोकतंत्र कहते हैं, वो भी असल में आबादी के एक बहुत छोटे से हिस्से का ही तंत्र था। कि कैसे शुरुआत के जन से
यज्ञों के जरिए राजा बने, फिर कैसे समाज को वर्णों में बांटने की कोशिश हुई और उसे लेकर सहमतियां और असहमतियां दोनों थीं। हमने ये भी समझा कि कैसे छोटे जनपद बड़े और मजबूत महाजनपद बने, जिनकी अपनी राजधानियां, किलेबंदियां और सेनाएं थीं। सही कहा। और हमने मगध के शक्तिशाली राजतंत्र के उदय के कारणों को देखा और साथ ही वज्जी के अनोखे गणतांत्रिक या कह लें संघात्मक प्रयोग को भी करीब से समझा। सबसे महत्वपूर्ण बात हमने ये समझा कि कैसे खेती में वो जो लोहे के हल और धान रोपण जैसे तकनीकी बदलाव आए, उन्होंने ज्यादा अनाज पैदा किया। इससे नियमित कर व्यवस्था संभव हुई और इसी ने बड़े राज्यों और सेनाओं का आधार तैयार किया। और हाँ, एथेंस से तुलना करके हमने ये भी देखा कि प्राचीन काल की ये व्यवस्थाएं, चाहे वो राजतंत्र हो या गणतंत्र, अपने सीमाओं के साथ आती थीं, मतलब पूरी तरह समावेशी नहीं थी। बिल्कुल। आज की ये पड़ताल हमें सोचने पर मजबूर करती है। प्राचीन भारत में शासन और समाज के ये जो अलग-अलग मॉडल थे, राजा का शासन, कई लोगों का मिलकर शासन यानी गण या संघ, और समाज को वर्गों में बांटने वाली वर्ण व्यवस्था की जो जटिलताएं थीं, ये सब आज की हमारी अपनी लोकतांत्रिक और सामाजिक व्यवस्थाओं के बारे में हमें क्या सोचने को प्रेरित करते हैं। शक्ति का स्वरूप क्या हो, लोगों की भागीदारी कितनी हो, सामाजिक बराबरी या गैर बराबरी के मुद्दे, क्या इतिहास के इन पुराने प्रयोगों में आज भी हमारे लिए कोई सबक छुपा है? सोचने वाली बात है। तो इस गहरी पड़ताल में हमारे साथ शामिल होने के लिए धन्यवाद। उम्मीद है आपको ये जानकारी रोचक और उपयोगी लगी होगी। जैसा हमने शुरू में जिक्र किया था, हमारी ये चर्चा एनसीईआरटी की किताब, कुछ नोट्स और इंगित कौशल व दृढ़ संकल्प जैसे चैनलों से मिले यूट्यूब ट्रांसक्रिप्ट्स पर आधारित थी। आप चाहें तो इन स्रोतों को और खंगाल सकते हैं। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ, कुछ नई जानकारी लेकर।